नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत हम विदेशी संकेतों के साथ ही करेंगे, लेकिन इस वक्त की बिग ब्रेकिंग पर जरा नजर डाल लेते हैं और वो सीधे आती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका से, जहां पर रेटिंग एजेंसी फिच ने यूएस की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। वो जहां AAA हुआ करती थी, अब उसे AA+ कर दिया है। तो ये यूएस की रेटिंग को एक झटका मिलता हुआ दिखाई दिया है, जो कि डाउनग्रेड सामने निकलकर आया है। लगातार कर सीमा पर राजनीतिक विवाद की वजह से हमने ये डाउनग्रेड आता हुआ देखा है और यही फैक्टर है कि हमने देखा बहुत उठापटक मार्केट में देखने को मिली और मिला जुला रिएक्शन रहा है। चलिए, ये तो हमारी बिग ब्रेकिंग रही, लेकिन दूसरे बाजारों से इस समय किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं उस पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 38 अंक कमजोर है, 19,780 के पास फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 38 अंकों की कमजोरी है। नास्डैक फ्यूचर्स भी तकरीबन उतनी ही कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी की छाप आज एशियन मार्केट्स पर दिखाई दे रही, 370 अंक की कमजोरी जापानीज मार्केट निके में, और बाकी जितने मार्केट्स एशिया में खुल रहे हैं वो भी आधे आधे % की कमजोरी लेकर। लेकिन मिला जुला सा रिएक्शन हम कमोडिटी मार्केट में देख रहे हैं। कच्चे तेल की तेजी बरकरार है, सोने चांदी की तेजी पर कुछ ब्रेक लगता दिखा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट का क्या है मूड मिजाज, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये क्या हो गया? एकाएक तो गाड़ी बड़ी तेजी से बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रही थी, फिर फिच के मूड में कुछ आ गया, उन्होंने कुछ किया, क्या रिएक्शन हुआ क्या एग्जैक्टली? तो खबर बाजार बंद होने के बाद आई है। अच्छा। तो जो मार्केट का एक्शन है वो इस खबर को कैप्चर नहीं करता है, इसलिए आप फ्यूचर्स में आज सुबह ज्यादा एक्शन देख रहे हैं। हालांकि निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा रिकवर हुए हैं, गिफ्ट निफ्टी भी हल्की ही गिरावट दिखा रहा है। एशिया के बाजारों में भी उतना भारी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बाजार इसको और समझेंगे, बट 2-3 घंटे पहले ही ये डाउनग्रेड की खबर आपको आती हुई दिखी, तो अभी बाजार इसको पचा रहा है। क्या एक्चुअल इंपैक्ट होगा वो तो आपको बग्गा साहब क्लियरली बताएंगे जो जुड़ने वाले हैं आपके साथ, बट मैं आपको एक बेसिक डिटेल देता हूं कि क्या क्या हुआ है। इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हमने देखा है यूएस डाउनग्रेड आपको होते हुए दिखा है। फिच ने यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करी है, AAA से रेटिंग घटाकर AA+ ये रेटिंग कर दी गई है। इन्होंने क्लियर वजह दी है और वो है कि लगातार जो कर्ज सीमा पर आप देखते हैं वाद विवाद होता रहता है सरकारों के बीच, हर 2-3 साल ये डेट सीलिंग की बात आती है, शटडाउन होने वाला होता है और फिर आखिरी मिनट में हम देखते हैं कि ये डील हो जाती है। इसकी वजह से जो बाजार का कॉन्फिडेंस है यूएस गवर्नेंस सिस्टम पर वो लगातार कम होते हुए जा रहा है और इसके चलते ये डाउनग्रेड उन्होंने किया है। तो क्लियर वजह है कि हर बार कर्ज सीमा पर वाद विवाद होता है, आखिर में डील होती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कई सारे स्पेंडिंग कट्स होते हैं, इसकी वजह से ये डाउनग्रेड उन्होंने किया है। और ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस को कि बाजार का आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही मई में फिच ने ऑलरेडी ये वार्निंग दे दी थी जब कर सीमा पर विवाद चल रहा था कि हमने यूएस की रेटिंग नेगेटिव वॉच पर रखी है, और अब जाकर इन्होंने 3 महीने बाद डाउनग्रेड किया है। तब वाद विवाद चल रहा था, आखिरी 2 दिन में हमने देखा था डील हो गई थी, इससे पहले कि यूएस का डिफॉल्ट होता, बट अब उसके बाद आपने देखा है कि ये डाउनग्रेड आ चुका है। इन्होंने एक और चीज हाईलाइट करी है कि वित्तीय घाटा भी यूएस का लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। पिछले साल 3.7% का था, जो इस साल 6.3% पर जा सकता है। तो लगातार वित्तीय घाटे में भी जो स्थिति खराब हो रही है उसकी वजह से भी ये डाउनग्रेड किया गया है। और उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक या 2024 की शुरुआत में उन्हें लग रहा है कि यूएस में मंदी भी आ सकती है। तो मंदी की भी चिंता जताई है, वित्तीय स्थिति भी खराब होने का डर जताया है, और साथ ही कह रहे हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो खराब होता है हर बार कर सीमा की डील को लेकर, इसकी वजह से ये डाउनग्रेड आया है। इससे पहले आखिरी बार यूएस जब डाउनग्रेड हुआ था तो 2011 में, 12 साल पहले हुआ था, जब S&P ने डाउनग्रेड किया था। तब भी ऐसी कुछ डिफॉल्ट की बातें चल रही थी और तब भी वो डर फैला हुआ था। तब S&P ने भी AAA से घटाकर AA+ रेटिंग करी थी। उसके बाद 12 साल बाद आज हमने देखा है कि फिच ने भी इनका रेटिंग डाउनग्रेड किया है। बाजार पर क्या इंपैक्ट होगा वो तो आपको बग्गा सर और अनिल जी आपको बता पाएंगे, बट कल यूएस मार्केट्स इस खबर से पहले ही बंद हो चुके थे। तो यूएस मार्केट्स का जो सेशन था वो ठीक ठाक था, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार आपको होते दिखा, नतीजों पर एक्शन ज्यादा आया, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। बट हाँ, डाउ पर लगातार वैसे आपने 3 दिन तेजी देखी है, 70 पॉइंट कल डाउ बंद हुआ है ऊपर, हालांकि हल्की बढ़ती थी। इंट्राडे में एक अच्छा उछाल जरूर डाउ में आपने आते हुए देखा था। नैस्डैक और रसल 2000 0.4% नीचे थे, S&P में भी आपने थोड़ी गिरावट देखी है। 10 साल की
बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर 4% के ऊपर गई, तो वहां से भी थोड़ा दबाव आते हुए दिखा। कंज्यूमर शेयर्स में आपने बिकवाली देखी थी, टेस्ला का शेयर पर दबाव था। नतीजों के बाद हमने देखा फाइजर करीब 1.25% फिसला है। उबर की गाइडेंस काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से यहां पर 5.6% की गिरावट आई। स्टॉक स्पेसिफिक, अर्निंग स्पेसिफिक रीजन था, और आज भी कुछ ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं आने वाले, तो कुछ ऐसा खबरों के दम पर रिएक्शन और कहीं नहीं है। यूरोप में आपने कल बड़ी गिरावट देखी है, आधे से 1.25% यूरोप के डेटा, यूरोप के बाजार गिरते हुए देखे, क्योंकि डेटा काफी कमजोर था। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा आया है वो 3 साल में सबसे कम, यानी कि 3 साल के निचले स्तर पर आया, तो वहां से यूरोप के सेंटीमेंट पर आपने कल जरूर असर पड़ते हुए देखा। कमोडिटीज आज सुबह आप देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी आई है, बट कल कमोडिटी बाजार में भी आपने गिरावट आती हुई दिखी थी। इस यूरोप की गिरावट का भी असर था, और साथ ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती का भी था। तो सोना करीब ऊंचाई से $20 कल लुढ़का जरूर था। हालांकि आज सुबह आप देख रहे हैं कच्चे तेल में खरीदारी हो रही है, $85 के ऊपर ही ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक भी है, उस पर भी आपकी नजर रहेगी। बेस मेटल्स में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, इनफैक्ट कल थोड़ी गिरावटें होती हुई दिखी है। बट हाँ, आज सुबह की बड़ी खबर तो ये यूएस का डाउनग्रेड ही है। बिल्कुल, और इसी खबर को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और चलिए, हमारे साथ अब ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम अब समझना चाहेंगे कि ये फिच ने जो अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की है, AAA से अब AA+ कर दिया है, सर इसके मायने क्या है, कैसे देखा जाए, और क्या किसी इम्पैक्ट के लिए हमें ब्रेस करना चाहिए? देखिए, इम्पैक्ट ये रहता है कि कुछ पैसिव फंड्स या कुछ सॉवरेन फंड्स का ये नियम हो सकता है इंटरनली के AAA पेपर में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो यूएस ट्रेजरी का जो पैसा उठाना है, क्या वो उससे इम्पैक्ट हो सकता है। बट ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कि ओबामा के कार्यकाल में 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ने रेटिंग घटाई थी, और वो उनकी रेटिंग अभी भी AA+ ही है। आज दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने घटाई है, और तीसरी रेटिंग एजेंसी मूडीज जो है उसका अभी भी AAA बरकरार है। तो एक तो विकल्प है कि आप AAA मूडीज का यूज कर सकते हैं फंड रेज करने में। इमीडिएट तौर पे मार्केट में इम्पैक्ट बहुत सीमित दायरे में दिखता है, क्योंकि ये जो अंडरलाइन डेटा है, सबको पता है कि यूएस का फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा है। यूएस का डेट बर्डन काफी हाई है, काफी पैसे उसकी ट्रेजरी को उठाने पड़ रहे हैं। हमने देखा 30 साल के 10 साल के यील्ड बढ़े हैं, क्योंकि उनका बोरोइंग कैलेंडर में उन्होंने काफी इजाफा किया। जो बोरोइंग कैलेंडर नया निकल के आया सितंबर तक का, तो डेटा तो मार्केट के पास है। ये ज्यादा पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है, पॉलिसी इम्पैक्ट नहीं है। ज्यादा मैं कहूँगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। मार्केट्स पे सीमित दायरे में इम्पैक्ट आना चाहिए। 2011 का हमारे पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ मार्केट पे। ओके, पॉइंट टेकन सर। सर, बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि दुनिया भर की हलचल का भारतीय बाजारों पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, कहां क्या हो रहा है, उसको कैसे समझना है, इस पर देखिए अनिल सिंघवी और अजय बग्गा के साथ AB ऑफ ग्लोबल मार्केट सुबह 11 बजे। तो बग्गा सर आपको दिन के दौरान आगे भी मिलेंगे, इसकी आप पूरी तैयारी कर लीजिए। लेकिन आइए, जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हम आज सुबह बनते हुए देख रहे हैं, इस सब का हमारे मार्केट पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग, जिस तरह के एशियन मार्केट क्यूज हैं या जिस तरह के फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं क्यूज निकल कर आ रहे हैं, उन सब के लिए क्या सर कोई खास तैयारी करनी है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, हमारे परफॉर्मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक में थोड़ा भारतीय बाजार में ऊपरी स्थान पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, और जो डेटा है FIC की बिकवाली के आते हुए दिख रहा है। हालांकि कल के सेशन में थोड़ा सा हाथ उन्होंने रोका, लेकिन है बिकवाली। तो और उसके ऊपर अब ये जो ग्लोबल सपोर्ट है थोड़ा सा मिसिंग है। और आज जो खबर आई है अमेरिका में रेटिंग डाउनग्रेड की, हालांकि बाजारों में कोई पैनिक रिएक्शन है नहीं, और जो रेटिंग के घटाने के इकोनॉमी को लेकर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करें, एक आध दिन बाजार को सेटल होने दें। ऊपर के लेवल पर आए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदने की राय होगी
उस लिहाज से आप बाजारों को अप्रोच करें। नीचे की तरफ जो आज सपोर्ट रेंज रहेगी निफ्टी के लिए वो है 19,600 से 19,650। इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तर पर 19,775 से 19,825 ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,250 45,350 ये आपके लिए पहली सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर जो होल्ड होनी चाहिए और ऊपरी स्तर पर 45,800 से लेकर 45,925 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। तो थोड़ा सा आपके लिए संकेत हल्के फुल्के कमजोरी की तरफ ज्यादा है और इस लिहाज से अगर बाजार कम गैप के साथ खुलता है थोड़ा ऊपर आता है तो हल्के प्रॉफिट बुकिंग या फिर पोजीशन हल्की करने पर आपका फोकस होना चाहिए। खरीदारी करने की राय पहले सपोर्ट पर नहीं होकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही होगी। जी वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली आज थोड़े से लड़खड़ाने वाला, कमजोरी वाला दिन हो सकता है, तो कोशिश करिएगा कि अगर कुछ गैप के साथ यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, जो अपर बैंड का सर जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग से चूकना नहीं चाहिए। क्लियरली सर का ये संदेश है। निफ्टी 19,600 से 650 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड जो है वो 19,775 से 825 पर स्ट्रेच होती दिख रही है और यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी 45,250 से 350 सहारा यहां मिलता हुआ दिख रहा है इस इंडेक्स को और जो अपर बैंड है वो 45,925 के पास एक रेजिस्टेंस, एक वॉल फेस करता हुआ आज दिख सकता है। चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। जून तिमाही के बहुत सारे कंपनियों के नंबर्स भी आ रहे हैं। पूरी डिटेल लेकर आज नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अगर आप नतीजे देखेंगे तो मिले जुले नतीजे आपको नजर आएंगे। ग्रोथ तो आई है क्योंकि एनआई करीबन 24% से बढ़कर आया है। मुनाफा भी देखें तो 28% की ग्रोथ दिखा रहा है। एसेट क्वालिटी सुधार के आई है। डिसबर्समेंट में 50% की ग्रोथ है। एयूएम में भी देखेंगे तो आप 40% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड के बढ़ने के चलते आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 33 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखेगी पिछली तिमाही के कंपेरिजन में। कैश में अनंतराज यहाँ पे भी आपको मिले जुले परफॉर्मेंस ही नजर आएगी। कंपनी की आय देखें तो 160 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 32 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ के आसपास आता दिखा है। हालांकि मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का दबाव इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। दालमिया भारत शुगर जहां पे मिला जुला ही परफॉर्मेंस आपको नजर आ रहा है। कंपनी की आय करीबन 10% से घिरकर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 9% की बढ़त दिखा रहा है। मार्जिन हालांकि 400 बेसिस पॉइंट से बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। मुनाफा भी 13% की ग्रोथ दिखा रहा है। मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर भी आपको मिलीजुली ही परफॉर्मेंस नजर आएगी। कंपनी की जो आय है वो करीबन 15% से बढ़कर आई है। लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें तो कामकाजी मुनाफा सिर्फ 2% से बढ़कर आया। मार्जिन में गिरावट है और मुनाफा भी 11% की गिरावट ही दिखा रहा है। रेडिक्टन में भी नतीजे काफी मिले जुले। कंपनी की आय में तो आपको बढ़त नजर आ रही है 26% की। कामकाजी मुनाफा देखें तो 9% की गिरावट आपको यहाँ नजर आएगी। मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट है और मुनाफा भी देखें तो 21% से घिरकर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। थर्मैक्स यहाँ पे नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की आय करीबन 17% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 38% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है और मार्जिन देखें तो 100 बेसिस पॉइंट से इस बार बढ़कर 7% के आसपास आते हुए दिखे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज नतीजे यहाँ पे आपको कमजोर नजर आएंगे। कंपनी की आय सिर्फ 5% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 6% की गिरावट है। मार्जिन भी गिरकर आए 25% के आसपास और मुनाफा 22% की गिरावट दिखा रहा है। तो ये सारे नतीजों पर आज स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑफकोर्स, तो जितने भी नंबर्स आए हैं यहाँ पर तो हलचल रहेगी, कमाई का मौका मिलेगा। लेकिन ऊपर ये भी बता दीजिए आज कौन से नंबर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, नतीजों का सीजन है तो आज भी काफी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। टाइटन निफ्टी में देखें तो यहाँ पे आज टाइटन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आदित्य बिरला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, एचपीसीएल, इंटरग्रुप एविएशन, मेट्रोपोलिस, अंबुजा सीमेंट्स के आज आने वाले हैं नतीजे। जीएसटी काउंसिल की बैठक है। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो से जुड़े नियमों पर विचार होगा तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है बाजार के लिए जहाँ पे नजर रहने वाली है। आशियाना हाउसिंग जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज से ओपन हो जाएगी। 8 तारीख तक ये खुली रहेगी। इसकी जो प्राइस है वो 301 रुपये के आसपास की। यथार्थ हॉस्पिटल अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो आज आपको पता चल जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट आज होने वाला है। एक्सटेड है एल&टी की जहाँ पे 30 रुपये का डिविडेंड है। इसके अलावा पिरामल फार्मा पे भी रखनी है नजर क्योंकि राइट्स इशू का जो एडजस्टमेंट है एक्सटेड और रिकॉर्ड डेट वो आज है जिसका एडजस्टमेंट भी आपको नजर
आएगा। इसके अलावा मंथ स्टार्ट हुआ है तो जुलाई ऑटो सेल्स के भी डेटा आते हुए दिखे। हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे अनुमान से थोड़े कम आपको नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। 12% की टू व्हीलर की जो सेल्स रही है जुलाई के महीने में वहाँ पे गिरावट नजर आई है। टीवीएस मोटर्स में भी देखें तो इनलाइन नंबर्स आपको नजर आएंगे। टू व्हीलर्स में 4% की बढ़त है और टोटल सेल्स भी देखें तो 4% से बढ़कर आए और अनुमान से भी बेटर आते हुए दिखे। आयशर मोटर्स में यहाँ पे अनुमान से थोड़ा सा कम आंकड़ा आता हुआ दिखा है। रॉयल एनफील्ड का 32% की, हालांकि वाई बेसिस पे आपको बढ़त नजर आएगी। अशोक लेलैंड यहाँ पे भी अनुमान से बेटर नतीजे आते नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो सीवी सेल्स है उसके 11% की बढ़त वाई बेसिस पे नजर आ रही है। एसएमएल इसूजू पे भी नजर रखनी। यहाँ पे जुलाई में जो कार्गो गाड़ियों की बिक्री हुई है वहाँ पे 2% की गिरावट दिख रही है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हालांकि 34% से बढ़कर आई है और कुल गाड़ियों की भी बिक्री की बात करें तो 23% की ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा मोइल जहाँ पे बेस्ट एवर जुलाई का मंथली अपडेट आते हुए नजर आया। 71% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आ रही है प्रोडक्शन और बिक्री में। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि बेस्ट एवर सेल्स जुलाई के मंथ में रिकॉर्ड की गई है। न्यूज़ में हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से सफाई आती हुई देखिए, जहाँ पे जो ईडी का केस चल रहा था उस पर उनका कहना है कि कंपनी ईडी को सहयोग कर रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे नजर रहने वाली है। जीई पावर पे भी रखिए नज़र, क्योंकि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। 444 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ईपीसी बेसिस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। तो बहुत सारे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं और खबरों के दम पर जबरदस्त एक्शन भी रहने वाला है। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, देख लेते हैं कि किन स्टॉक सेक्टर्स में उनका फोकस है। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो जो नंबर्स आए हैं चोला इन्वेस्टमेंट के, उसी पर फोकस कर लेते। जैसा कि नुपुर बता रही थी कि मिक्स बैग यहाँ पर कुछ नतीजे देखने को मिले हैं। आज क्या कुछ कमाई का स्कोप है इसमें, क्योंकि कल तो थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है? देखिए, ब्रॉडली इंडाइसेस में हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बना हुआ है। और आज के सेशन के लिए दो खरीदारी के आइडियाज रहेंगे। पहला, मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में खरीदारी की जा सकती है। हमने देखा कि शुगर स्पेस इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं और इस स्पेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो बलरामपुर चीनी एक बेस बनाता हुआ नजर आया और अब मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी मूव बनती हुई नजर आ सकती है। तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी करेंगे। 407.75 के आसपास की कल का क्लोज है। यहाँ पर 402 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और अप साइड में 425-430 रुपए तक की अपमूव बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकती है। वहीं पर नहीं, दूसरा जो स्पेस रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजर स्पेस से। यहाँ पर भी हमने देखा कि 2 से 3 दिनों से पीछे थोड़ी हरकत आती हुई नजर आ रही है पूरे ही पैक में। और जीएनएफसी एक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा बेस बना चुका है और उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 608 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। यहाँ पर 625-630 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है और 600 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। तो आपकी पिक्स हो गई बलरामपुर चीनी और जीएनएफसी में, लेकिन बहुत सारे यहाँ डेटा पॉइंट और नंबर्स भी आज एक्सपेक्टेड है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। टाइटन निफ्टी में ये एक कंपनी है जिसके नंबर्स आज जारी होने वाले हैं। जिस तरह का प्रदर्शन टाइटन ने अब तक दिखाया जो कि रिमार्केबल रहा है, आपकी क्या सलाह होगी नंबर्स से पहले? नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि टाइटन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और नंबर भी मुझे लगता है कि ब्रॉडली इन लाइन आते हुए नजर शायद आ सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी नए हाइज बनाने के बाद लगभग 3200 के लेवल टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2900-2920 के आसपास अगर ये स्टॉक नंबर के बाद मिलता है तो वो खरीदारी के लिए काफी अच्छी जोन है और यहाँ से वापस एक अपसाइड 3100 तक आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि नंबर से पहले फेवरेबल है और अगर नंबर के चलते थोड़ा सा कोई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है 2920-2940 के जोन में, तो वहां पे खरीदारी करें। 2900 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके, एफएनओ स्पेस में ढेरों नंबर्स आ रहे हैं, उन्हीं में से एक गोदरेज प्रॉपर्टीज है, माफ कीजिएगा। कल हमने देखा 1700 रुपए के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई, ऑलमोस्ट 2.5-3% नंबर्स आने वाले हैं। मुझे जरा बताइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है? नेहा जी, रियलिटी स्पेस में कल हमने अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी। डीएलएफ की तरफ से जिस तरह से स्टेक सेल की खबरें थी, ओबरॉय रियलिटी भी कल नंबर पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया। इन जनरल रियलिटी स्टॉक पोजीशन है पॉजिटिविटी के लिए, बड़े चार्ट पर अच्छे सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अगर नंबर के चलते किसी तरह का कोई डिक्लाइन 1600 रुपए 1620 रुपए तक देखने को मिलता है तो वो खरीदारी के अच्छा मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि रियलिटी स्पेस एक अच्छी अप ट्रेंड में है और यहाँ से इस नंबर
के रिएक्ट करने के बाद एक अच्छी अपसाइड बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर भी डिप पर खरीदारी करें और पोजिशनली 1600 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बनाएं। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 1750 से 1800 रुपए तक का मूव गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। वेरी वेल, चलिए तो यहाँ पर नंबर्स से पहले कुछ अच्छे मौके कमाए के टाइटन और एटलीस्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज में बनते हुए दिख रहे हैं। कल भले ही कमजोरी हो लेकिन और करेक्शन दिन के दौरान आता है तो खरीदारी करें। 1620 एक ऑप्टिमम लेवल होगा एंट्री का, 1600 का स्टॉप लॉस, 1750 से 1800 तक का इवेंचुअल पोजिशनल टारगेट यहाँ बनता दिख रहा है। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके रुकते हैं। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने देखा कि एक बड़ा मिक्स बैग से सेशन दिखा। कच्चा तेल तो वापस से कल थोड़ी सुस्ती दिखाने के बाद रिकवर कर गया है, लेकिन मेटल्स यहाँ आज थोड़ी पिटाई होती दिख रही। इनफैक्ट चांदी से शुरुआत करते हैं, 74,000 के नीचे बंद हुई है, 1450 रुपए की करेक्शन लेके। क्या किया जाए चांदी एंड इवेंचुअली सोने में भी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, कल हमने सोने और चांदी में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी। डॉलर इंडेक्स में मजबूती थी क्योंकि यूएस के जो न्यू जॉब ओपनिंग्स है वो 2 वर्ष के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए थे। साथ ही यूएस के जो डेट है, सॉवरेन डेट, उसका फिच ने रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड किया था, जिसके चलते डॉलर में एक बढ़त देखने को मिली थी और सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट थी। लेकिन अभी भी यहाँ पे ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है सोने और चांदी का वो पॉजिटिव ही नजर आता है। हमारा मानना है कि चांदी यहाँ जब तक $24 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रही है, निचले स्तरों पर सपोर्ट बने रहेंगे। आज के सत्र में भी यहाँ पे हमारा मानना है कि 73,500, 73,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है सिल्वर के लिए देखने को मिलेंगे। तो एक बार यहाँ पे 73,800 के आसपास आज बाइंग की ही रणनीति चांदी में फिर एक बार बनाकर चलना चाहिए। 74,750 से 74,800 के स्तर जो है चांदी में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। 73,300 का एक स्टॉप लॉस इस रणनीति में रखना चाहिए। चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है। गोल्ड में एक साइडवेज मूवमेंट जो है आज के सत्र में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस सप्ताह जारी होने वाले यूएस के जॉब डेटा को लेकर के मार्केट थोड़ा सा यहाँ कॉशियस दिखता है। तो सोने के बजाय यहाँ पे चांदी में जो है बाइंग की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। कच्चा तेल यूं तो प्रॉफिट बुकिंग लेके बंद हुआ है, लेकिन एकमात्र कमोडिटी थी जो कल हरे निशान में बंद हुई है 6700 के ऊपर। क्या किया जाए? कच्चे तेल में मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि कल हमने देखा है कि जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 28 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और वह 15.4 मिलियन बैरल की अनएक्सपेक्टेड गिरावट है। मतलब यहाँ पे यूएस में डिमांड जो है वो फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं जो ओपेक प्लस के जो उत्पादन की कटौती है उसका असर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल का मोमेंटम आज भी पॉजिटिव रहेगा। कीमतें ऊपर में $82 से 82.5 तक के स्तर दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 6800 से 6850 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में यहाँ बाइंग की ही रणनीति बना के चलना चाहिए। 6650 आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर चांदी और कच्चे तेल पर फोकस रखिएगा। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन, खरीद का मौका होगा। चांदी में 74,800 तक का लेवल और 6,800 से 850 तक का लेवल आपको कच्चे तेल में अपसाइड में देखने को मिल जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पर है। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। नुपुर बताइए। बिल्कुल, नतीजों के बाद चोला इन्वेस्टमेंट पे आई है सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड, जहां पे बाय की रेटिंग को डाउनग्रेड, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को डाउनग्रेड करके बाय किया और जो टारगेट है हालांकि वो बढ़ाया 1070 से बढ़ा के 1250 का किया। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी देखें तो 1000 का लक्ष्य है और जेफरीज की बात करें तो 1350 का और बाय की रेटिंग के साथ चोला मंडलम पर आती हुई दिखी है रिपोर्ट। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करें तो सीएलएसए की तरफ से सेल की रेटिंग है, लक्ष्य जो है वो बढ़ाया 1658 से बढ़ा के 2002 किया है। जेपी मॉर्गन की तरफ से भी अंडरवेट की रीडिंग है स्टॉक पे और जो टारगेट है वो 1680 से बढ़ाकर 1860 का किया। हालांकि जो मैक्वेरी की रिपोर्ट देखेंगे तो न्यूट्रल की रेटिंग को मेंटेन किया, जो लक्ष्य है वो 2100 का एस्कॉर्ट्स पे आते हुए दिखाया। एचएसबीसी की ने किया है टारगेट को कट, पीवीआर आइनॉक्स पे 1960 से घटा के जो लक्ष्य है वो 1920 का अप कर दिया है। सीएलएसए ने किया है ओबेरॉय रियल्टी को डाउनग्रेड, आउट परफॉर्मेंस की जो रेटिंग थी उसे अब डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग कर दी है।
हालांकि जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है 953 से बढ़ाकर 1052 का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन की बात करें तो यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी पे जो टारगेट है वो 1000 रुपए का, और जेफरीज की भी बात करें तो होल्ड की रेटिंग है, हालांकि यहाँ पर भी लक्ष्य बढ़ाते हुए नजर आएंगे। 891 से बढ़ा के 1028 का किया है। मॉर्गन स्टैनली की एप्टेस वैल्यू पे रिपोर्ट आती हुई देखिए, जो टारगेट है वो 325 का है और जेफरीज की वो 330 का टारगेट है। वेरी वेल, चलिए तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर और मिलेगा कमाई का मौका इन स्टॉक सेक्टर्स में। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।